नया साल, नई उमंग, नया जोश और इस हाई जोश में 2022 का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के बीच एक तरफ जहां देश की इकोनॉमी पिकअप कर रही है, वहीं निवेशकों में 2022 के लिए इक्विटी बाजार को लेकर संदेह है, सतर्कता है। लेकिन मिलेनियल्स एक ऐसा वर्ग है जो भरोसे के साथ इक्विटी बाजार को ओढ़ रहा है। तो चलिए मनी मंत्रा में आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यू ईयर की प्रोग्रामिंग, जहां पर हमारा फोकस होगा मिलेनियल्स पर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मनी मंत्रा पर युवा इन्फ्लुएंसर्स से खास बातचीत, जानेंगे कैसे मिलेनियल्स कर रहे हैं निवेश। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी HSBC ने L&T म्यूचुअल फंड को खरीद लिया है। ये डील 3,200 करोड़ रुपए में हुई है। भारतीय फंड इंडस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा क्या है, एक निवेशक के लिए इसके मायने जानेंगे आज मनी मंत्रा पर। और मनी मंत्रा पर अपने सवाल हमें भेजिए। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी एस्पेक्ट हो जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए, तो आज मनी मंत्रा का मकसद हमेशा की तरह निवेशकों को आर्थिक आजादी की ओर ले जाना है, उनके जीवन को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है, जिंदगी को संवारना और खुशी के हर आयाम तक पहुंचाना है। और इसी कड़ी में आज से मनी मंत्रा पर हम आपको मिलवाएंगे खास इन्फ्लुएंसर्स से, जो कि आप कह सकते हैं फिनफ्लुएंसर्स भी हैं। तो आज जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये है राज श्रीमानी और एंटरप्रेन्योर हैं, स्पीकर हैं, फिनफ्लुएंसर हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनमें एक से ज्यादा खासियत हैं। अगर हम इनकी सोशल मीडिया स्टैंडिंग की बात करें तो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, मिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं। खास बात और अहम बात यह है कि 25 से भी कम की उम्र वाले राज श्रीमानी के सफर की कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रहे हैं, और इनकी ही वजह से आज राज न सिर्फ एक कामयाब नाम है बल्कि प्रेरणा के भी स्रोत हैं। राज श्रीमानी हमारे साथ आज शो पे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। राज, बताएं क्या हालचाल, 2021 खत्म हो रहा है, 2022 को लेके क्या प्लानिंग है? थैंक यू सो मच, पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए। 2022 के लिए प्लानिंग काफी कुछ है, क्योंकि 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा साल था, जैसे के लिए सबके लिए था। इनफैक्ट जितने सारे इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं सभी अग्री करेंगे के लिए काफी अच्छा साल था। तो 2022 के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, बट कुछ स्ट्रैटेजीज हैं दिमाग में, तो उसको लेके भी काफी सारी चीजें मन में चल रही है। एंड मोर और लेस अभी लास्ट के 5 दिन मेरे लिए काफी इंट्रोस्पेक्शन वाले टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है। मेरे ख्याल से इस पर मैं आगे चलकर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन आपसे हम निवेश के कुछ गुर भी समझेंगे। उससे पहले आपकी जो इन्फ्लुएंसर बनने की कहानी है ना, संक्षेप में बताइए, शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई? मैं कुछ पढ़ रही थी आपके बारे में, तो 16 साल की उम्र में आपको पता चला कि आपके पिताजी को डायबिटीज है, और उसके बाद थोड़ी सी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का एक माहौल आया आप सभी के जीवन में एज अ फैमिली। कैसे आप उससे उभरे, कैसे अपने पैरों पे खड़े हुए? आपका फैमिली बिजनेस है, उसको आपने कैसे आगे बनाया, और वहां से लेके अब तक इन्फ्लुएंसर या मनी कोच बनने का जो सफर है ना, उसकी कहानी बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे जो डैड हैं उनके बारे में काफी कम कुछ लिखा गया है हर जगह। अच्छा। लेकिन वन ऑफ द जो सबसे बड़ा रीजन है आज मेरे सक्सेस का, वो वही है। जबकि वो भले मेरे मनी में इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटीज है, या मेरे बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज है, या कुछ भी मेरा जो बोलने का तरीका या लिखने का तरीका है, वो सब मेरे डैड से आया है। तो 90% तो जो मैं आज हूं वो उनसे ही हूं। दैट इज नंबर 1 थिंग। और जो सेकंड चीजें हैं, तो पहले क्या होता था कि मैं और मेरे डैड जब हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे, साथ में हम लोग बात करते थे कि बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, क्या करना है, तो मैं तब से ही नई नई चीजें और काफी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बन चुके हैं, जो इंस्पिरेशनल हैं,
वो लोग क्या करते हैं और कैसे वो टेक्निक्स यूज करें, मैं उसके बारे में पढ़ता था। फिर मैं वो अपने डैड से डिस्कस करता था, और वो मैं और डैड मिलके फिर हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करते थे, क्योंकि मेरे डैड को बहुत ज्यादा नॉलेज है खुद के बिजनेस के बारे में और खुद के मार्केट के बारे में। वो कभी भी नहीं देखते कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और मैं हमेशा देखता था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जो हम दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन था, उस चीज ने आई थिंक हम लोगों को काफी सक्सेसफुल बनाया। ऑलराइट, लेकिन आपकी जो खुद की निजी जर्नी होगी, क्यों आपने इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचा? ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू सेशन मैं कर रही हूँ, इससे पहले कि हम मिलेनियल्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करें। पहली स्पीच कौन सी थी? पहला वीडियो कौन सा था? पहला इंस्टाग्राम पर वीडियो, यूट्यूब पर, ट्विटर पर क्या था जो कि हिट हुआ? ओके, हिट, मेरी जर्नी हिट होने की काफी लंबी है, क्योंकि अच्छा। मैं हिट 4 साल बाद हुआ। अच्छा, ओ माय गॉड, बट यू वर कंसिस्टेंट टिल 4 इयर्स, दैट मींस, हां? वाओ। यस, मैं 4 साल तक काफी कंसिस्टेंट था, और 4 साल अच्छा। तक मुझे 4 साल लगे 0 से 50,000 तक पहुंचने में। ये बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो रातों रात हिट बनना चाहते हैं और हिट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। देखिए, सब्र जो है उसका फल हमेशा मीठा होता है। बताएं राज। यस, तो फिर मैं जब 17 साल का था, मैंने यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया था देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा कहीं पे। तो मुझे क्योंकि बोलना अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मैं शायद अगर बोलने में कुछ करूंगा, मैं स्पीच देने के कारण से अगर कुछ मैं कहीं पे अप्लाई करूंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मेरे मन में मेरा विश्वास था। तो मैंने यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया, और फिर मैं यूएन में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन गया एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। फिर जब मैं वहां स्पीच देने गया तो मुझे काफी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए, अपलॉड किया। तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई कि ओके राज, तुम बोल सकते हो, और बोलते हो जब तो लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अपलॉड करते हैं, तुम्हारे पास कुछ एक अलग स्किल है। क्या स्पीच थी वो? किस पर स्पीच थी? क्या थी, कुछ बताएं। तो वो स्पीच थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, कि इंडिया में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सीन क्या है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कुछ ऐसा बिजनेस करना जिससे समाज का काफी लाभ होता हो, या समाज में काफी उससे चीजें अच्छी होती हो, कोई एक प्रॉब्लम हो, तो आप पैसे कमाते हो लेकिन उसी पैसे से बिजनेस बढ़ाने में लगा देते हो, प्रॉफिट बहुत कम लेके आते हो। ओके। तो उसके बारे में वो स्पीच थी। अच्छा। एंड जब मेरा वो हिट हुआ पर्टिकुलरली इवेंट, वो मैंने स्पीच दी, मैं काफी डरा हुआ था। अच्छा। तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि अब मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और ज्यादा सीखना है, ताकि एक बड़े लेवल पे लोग मुझे सुने और मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊं। क्योंकि जब मैं 16 साल का था, तब तक मुझे इंग्लिश भी ढंग से बोलना नहीं आती थी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं थी मेरी, ग्रामर अच्छा। बहुत बेकार थी। अच्छा। और सिर्फ 1 साल में यूएन के लिए मैंने सब कुछ चेंज कर लिया। तो मुझे लगा कि जब मैं 1 साल में चीजें चेंज कर सकता हूँ दूसरे बाहर के अमेरिकन स्पीकर्स को सुन के, तो क्यों ना मैं इंडिया में भी सारे लोगों के लिए मैं खुद ऐसा एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करूं। और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 4 साल तक मैं काफी रेगुलरली कंटेंट बनाता गया, सीखता गया, बिजनेस में जो सीखता गया उसके बारे में बात करता था। एंड जो फर्स्ट हिट मोमेंट था मेरा, वो ये था कि मैं लोगों को ये बताता था रोज आके, फिगरिंग आउट नाम का एक सीरीज चलाता था मैं। अच्छा। और लोगों को ये बताता कि आज मैंने गलती क्या करी। मैं ये नहीं बताता था कि मैं सक्सेसफुल किससे हुआ, या मुझे किस चीज से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं ये बताता था कि मैंने गलती क्या करी और वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कहाँ मैंने लाइफ में बेकार काम किया, क्यों मैंने डिसीजन लिया तो वो नहीं वर्क किया, क्यों ये इंडिया में नहीं चलता, क्यों अमेरिकन बोलते हैं तो वो वहां पे चलता है लेकिन इंडिया में नहीं चलता, क्यों ये बड़े शहर में चलता है छोटे शहर में चलता है, क्या होता है। तो इन सब चीजों पे जब मैं बात करने लगा तो काफी लोग मुझसे रिलेट करने लगे, और वो एक मेरे लिए पिवटिंग मोमेंट था। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, लगन, मेहनत, अनुशासन से आप आगे आए हैं। काफ़ी सब्र भी यहाँ पर आपने रखा है अपनी जर्नी में, क्योंकि आपने गलतियों का जिक्र किया और इससे आपने शुरुआत भी की अपनी वीडियोस की। तो मुझे बताएं, अब कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि राज तुम्हारी वजह से ना मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, राज तुम्हारी वजह से मेरा ये फाइनेंशियल गोल है ना वो पूरा हुआ है, राज तुम्हारी वजह से मेरी फाइनेंशियल लाइफ में मैं आगे बढ़ पाया हूँ। कैसा लगता है ये सब सुनकर? काफी सी फर्स्ट फीलिंग इज काफी अच्छा लगता है, बट सेकंड इज ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि यार मुझे कल इससे भी ज्यादा मेहनत करनी। क्योंकि मैं पर्सनल मिशन पे हूं कि दैट आई वांट एवरी वन ऑफ माय फॉलोअर टू बी फाइनेंशियली फ्री। ट्रू। मेरा हर फॉलोअर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहिए, वो मेरा पर्सनल मिशन है। इसकी वजह से मैं कंटेंट बनाता हूं कि तो अब मैं उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। क्या वो पर्सनली उनको बिजनेस हेल्प करो, बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो हेल्प होगी, क्या मैं फाइनेंस के बारे में बताऊंगा तो हेल्प होगी। तो जब भी लोग मुझे कुछ बोलते हैं ना कि राज
तुम्हारी वजह से मैंने ये किया और मुझे ये अच्छा चेंज देखने को मिला मेरी लाइफ में, तो rather than enjoying that moment, वो मुझे और हंग्री बनाता है कि यार ये एक के साथ हुआ है, अब ऐसे लाखों लोग और हैं। मेरे ख्याल से इस मामले में आप और मनी मंत्रा जो है वो सही एक ही राह पर जा रहे हैं, जहां पे आर्थिक आज़ादी लोगों को दिलाना हमारा मकसद है। तो अब हम बात कर रहे हैं मिलेनियल्स की, क्योंकि मैं देख रही थी आपके तमाम फॉलोअर्स भी अधिकतर मिलेनियल्स ही हैं। वो जनरेशन है जिनका इस साल हमने देखा है कि इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खासतौर से टियर 2 टियर 3 शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर से मिलेनियल्स में निवेश की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। क्या पसंद आ रहा है मिलेनियल्स को इन्वेस्टमेंट को लेकर? आपको किस तरह के फीडबैक मिलते हैं, किस तरह के सवाल मिलते हैं राज? सबसे पहले मिलेनियल्स को ये बहुत फैसिनेटिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करें। टोटली। तो किसी को भी ये देखने को मिला है कि यार हमने थोड़ा सा भी जो पैसा लगाया 2020 से लेके, क्योंकि 2020 जब पैंडेमिक आया था तब उस टाइम से लेके अभी तक काफी ग्रोथ मिली है, और तब सब लोग घर में बैठने लगे। जब घर में बैठने लगे तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढना करी कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं घर में बैठे बैठे। तो जब वो घर में बैठ के पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे तो उन्होंने थोड़ा बहुत किसी की बातें सुन के, कहीं पे आर्टिकल पढ़ के, किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि अब एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी हो गया है। आपको बस एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी है और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, आपको डीमैट अकाउंट के लिए 50 साइन नहीं करनी, आपको बहुत सारा मेहनत नहीं करनी है। तो बहुत इजीली आप विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो एक तो जो बहुत ईज हो गया लोगों को इन्वेस्ट करने का, वो सबसे पहली चीज हो गई कि लोग कन्वीनियंटली पैसा लगा सकते हैं। अब पैसा लगाने के बाद क्योंकि क्रिप्टो का इतना आना हुआ, इक्विटीज का इतना ज्यादा बढ़ना हुआ, यूएस स्टॉक्स अच्छा करा, हर जगह जो बढ़ रहा था, और आईपीओ बूम जो हमने देखा अभी, उन सब में सबका पैसा लगभग बढ़ा है। और चूंकि आसपास के 4 लोगों का पैसा बढ़ा है तो 400 लोग और एक्साइटेड हो गए। तो इसकी वजह से अभी मिलेनियल्स का बहुत इंटरेस्ट देखने को मिला है कि ओके सबका पैसा बढ़ रहा है, हम भी लगाते हैं। तो ये इंटरेस्ट एकदम से आया गया है। और उसके बाद अब मिलेनियल्स का क्वेश्चन अगला यही है कि हम भी कहां ऐसा पैसा लगाएं जो हमारा पैसा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में देखा कि सबका पैसा बढ़ता है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि 2022 के लिए किस तरह की वीडियोस आप निकालना चाहते हैं? वो कौन कौन से एरियाज हैं जो आप आने वाली वीडियोस में फोकस करेंगे? वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे अपनी फॉलोइंग को और हमारे दर्शकों को भी? मैं 3 मेजर चीजें हैं जो मैं पर्सनल फाइनेंस 2022 में ज्यादा फोकस करने वाला हूं। नंबर 1 है कि जो बेसिक्स पे अटल रही है, कि अभी जो 2020 में हम लोगों ने देखा था, 2020 से लेके अभी तक जो इक्विटी में एक्सपोजर हमने बढ़ा दिया था कि हम लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट डालने लग गए पैसा और बहुत बढ़ने लगा। तो मैं वापस बोलना चाहूंगा कि अब ये वो टाइम है जहां पर हम लोग बैक टू बेसिक्स चले जाएं। हम लोग एलोकेशन हमारा वापस इक्वल कर दें, एसेट एलोकेशन हर जगह डाइवर्सिफाई प्रॉपर करें। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग में पहले एलोकेशन था 70% इक्विटी था, और अभी क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगा तो आपका एलोकेशन 90% हो गया है, तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे सारे फॉलोअर्स को कि वो वापस 70% पे चले जाओ। इट्स टाइम टू गो बैक टू बेसिक्स। तो एब्सोल्यूट जो बेसिक्स पे जाना है उस पे बात करनी चाहिए। सेकेंड इज, अब मैं जो ज्यादातर बातें करूंगा वो मैं वर्ल्ड मार्केट के बारे में बातें करूंगा कि यूएस में क्या हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया में क्या होता है। मतलब आप वर्ल्ड मार्केट को इसीलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि 2022 में ग्लोबल मार्केट में काफी उथल-पुथल रहने वाली है और उसका असर साफ तौर से हमारे बाजारों पर पड़ेगा। क्या यही वजह है? एग्जैक्टली। उसका एक मेजर सबसे जो छोटा चीज है, जैसे लोगों को अभी डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अभी अपना प्रॉफिट बुक करके डेट में डालते हैं, लेकिन अगर डेट में जाते हैं तो डेट में भी मैं सुनूंगा ड्यूरेशन में उनको नहीं खेलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यूएस में अभी इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू 0, राइट? तो अगर इस टाइम पे अगर ड्यूरेशन में खेलेंगे तो चांसेस है कि पैसा हो सकता है लूज हो जाए। आई एम नॉट श्योर। तो इसकी वजह से इन सब बातों में कैसे मुझे पता लगता है क्यों वर्ल्ड के सारे लीडर्स ऐसा बोलते हैं, 0 इंटरेस्ट होने का मतलब क्या होता है, यहां से नेगेटिव रिटर्न्स क्या होते हैं और पॉजिटिव रिटर्न्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी मैं काफी बातें करूंगा अपने ऑडियंस के साथ। और जो थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो मैं नई जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे आपके एनएफटीज है, मेटावर्स है, क्रिप्टोज है, प्राइवेट इक्विटी है, इन सब चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और क्यों इनमें लोग पैसा कमा रहे हैं और गवा रहे हैं, इसके बारे में भी काफी बात करूंगा। बिकॉज आई फील 2020 मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। हाँ राज, यू आर अगेन बैक विद अस। जी, आप कह रहे थे कि एनएफटीज पे पढ़ाई करेंगे।
हाँ, तो NFTs, मेटावर्स, प्राइवेट इक्विटी, इन सब के बारे में पढ़ूंगा और मैं लोगों को भी बोलूंगा कि पढ़ो, क्योंकि वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है। तो अभी जो प्रॉफिट्स आपने कमाया उसको बुक कर दो, उसको बुक करके साइड में पार्क करके रखो और पढ़ो कि वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है। और जब आपको वो समझ में आ जाए कि किस तरीके जहां पे वर्ल्ड जा रहा है, उस जगह पे आप जब बहुत कॉन्फिडेंट हो, फिर अपना पैसा वापस लगाना स्टार्ट कर देना मार्केट। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। तो मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा, बिकॉज आई फील नाउ इज टाइम टू लर्न and get better instead of investing, at least for a couple of weeks for now. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है राज, क्योंकि मैं तमाम तरह के एक्सपर्ट्स पर से बात करती हूँ मनी मंत्रा में, और आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो 25 साल से कम की उम्र के हैं, और आप जब कह रहे हैं कि यू शुड गो बैक टू बेसिक्स, इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो आपका जो बुनियादी ढांचा होता है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका बेसिक नीड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का या पोर्टफोलियो बनाने का, वो एक जैसा ही रहना चाहिए। और 2022 इसीलिए भी बहुत कॉशियस साल है, जो कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। हम काफी उथल पुथल होने की संभावना यहां पर देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए क्या आप सोने में या करेंसी में भी लोगों को आगाह करते हैं? क्या वहां पर भी आप उन्हें निवेश करने के या एक रणनीति अपनाने की कोई सलाह देते हैं? सी एब्सोल्युटली। देखो, गोल्ड में ज्यादा अभी पिछले 3-4 साल से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले नहीं है। तो आई फील गोल्ड इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जहां पे अपना पैसा पार्क करना चाहिए लोगों को। दैट इज वन। इनफैक्ट रियल स्टेट भी मैं बोलूंगा, अगर आपका पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या आपकी फाइनेंशियल भी स्टेट अलाउ करती है, तो रियल स्टेट को भी हम देखेंगे, क्योंकि 2021 में एक्सपेक्टेशंस थी कि एक्सपेक्टेड था ये कि 2021 से ही हम लोग ईयर एंड के आसपास रियल स्टेट को वापस रिकवर होते हुए देखेंगे, पर अभी वो इतना पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया। तो आई थिंक रियल स्टेट इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। तो गोल्ड है, रियल स्टेट है, आपका फिर डेट फंड्स हैं, तो इन सब में काफी मुझे लगता है लोग दिमाग लगाते हैं। करेंसी में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ज्यादा मेरा नॉलेज नहीं है उसमें, तो मैं उसमें कुछ कॉमेंट नहीं करूंगा। बेसिक ओवरऑल आई वुड से आपका रिस्क प्रोफाइल और बजटिंग जो आप पहले करते थे, एकदम बेसिक, जब स्टार्ट किया था आपने, जब आपने एकदम शुरुआत किया था इन्वेस्ट करना, उस टाइम पे जो आपका प्रोफाइल था आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, वो प्रोफाइल पे वापस ले जाओ। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना जब मार्केट 7,500 के आसपास था, अभी 18,000 के आसपास है। तो अगर इस टाइम पे हम लोग घर में पैसा नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? तो इस टाइम पे पैसा लाके गोल्ड इज एक्साइटिंग, रियल स्टेट इज एक्साइटिंग, then newer opportunities, alternative investment funds are exciting. तो आपका जिस हिसाब का रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से आपको करना चाहिए, और बिल्कुल साथ में अपने गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। किस आर्थिक लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं और उसके मुताबिक आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो सब आपको ध्यान में रखकर एक रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन राज, क्योंकि आप हमारे साथ हो और आप क्योंकि लोगों को इतनी समझाइश देते रहते हो इन्वेस्टमेंट पर, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है? मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैं काफी डाइवर्स खेलता हूं, बिकॉज मेरा रिस्क प्रोफाइल आई फील आई एम लिटिल एग्रेसिव, क्योंकि अभी मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। मतलब मेरे ऊपर मुझे ना ये सोचना है कि क्या मेरे पास कल खाना आएगा कि नहीं आएगा, ना मेरे वाइफ है, ना मेरी फैमिली है, मेरे मॉम डैड है, वो वेल टू डू है। तो मेरे लिए इतना रिस्क प्रोफाइल मेरी अभी काफी एग्रेसिव है, और तो ये मेरे लिए अभी अच्छी स्वीट पोजीशन है। इसकी वजह से मैं काफी जगह अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा प्रोफाइल में यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू इक्विटी, फिर 50% इक्विटी है, फिर उसके बाद 10 to 15% मैं यूएस स्टॉक्स में डालता हूँ, फिर आपका इंडियन म्यूचुअल फंड्स में भी मैं काफी इन्वेस्ट करता हूँ जो आपका डायरेक्टली इंडेक्स से रिलेटेड होता है। देन उसके बाद मेरा 5 to 10% इज अराउंड इमरजेंसी एंड लिक्विड डेट फंड्स, एंड जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है वो मैं क्रिप्टो और प्राइवेट इक्विटी में डालता हूँ। अच्छा, तो जो आप जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करते हैं उसको लेकर कुछ बताइए, कैसे चुनते हैं? डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड के जरिए? पहले मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड के जरिए, पराग पारेख के थ्रू मैं स्टार्ट करा था मैंने। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा कुछ कंपनीज के लिए काफी बुलिश हूं, क्योंकि मैं उन कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करता हूं, और वो कंपनीज मुझे लगती है कि उन्होंने इतना बड़ा अपने लिए एक मोट बना दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि मैं उन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करता हूं। मेरे ख्याल से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो पता नहीं कब से शामिल हैं, और हमारा शायद ध्यान जाता नहीं है उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर, और अगर हम ये करना शुरू कर दे तो शायद उनके स्टॉक में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। बताएं कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आपको दिलचस्पी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? जैसे
जैसे टॉप में जो मैं दो बोलना चाहूंगा, मुझे इनफैक्ट 3 जो मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ. एक है इंस्टाग्राम, दैट इज फेसबुक, जो मेटा अभी नाम हो चुका है उसका। एक है अल्फाबेट जो गूगल है, और तीसरा है एप्पल। इन तीनों के प्रोडक्ट्स के बिना मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ स्टार्ट भी होती है। वेरी नाइस। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे एप्पल के फोन में गूगल करता हूँ किसी चीज के बारे में, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो बना देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मैं डेली इनको जब यूज करता ही हूँ, तो मुझे इनके बारे में काफी ऐसा लगता है कि ये दुनिया में हर कोई इसमें अडिक्ट हो चुका है। और ये अडिक्ट हो चुका है और दिन भर अपना स्पेंड कर रहा है, तो उन कंपनीज के साथ बहुत डेटा इकट्ठा हो चुका है। उस डेटा की वजह से उन लोगों को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है। और अगर किसी भी इंसान को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्यूचर में कि वो हमें और अच्छे से प्रोडक्ट मार्केट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है इन कंपनीज का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए मैंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। अच्छा, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपकी भी कोई बकेट लिस्ट होगी, कोई आर्थिक लक्ष्य होंगे, कोई गोल्स होंगे जो आप पूरा करना चाहते हैं। हालांकि आपने कहा कि लाइबिलिटीज के लिहाज से आपके ऊपर अभी फिलहाल कोई लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन कुछ तो प्लान किया होगा अपनी लाइफ में। yes. मेरा एक सबसे बड़ा गोल है कि 35 की एज से पहले मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। And financially free. So what does being financially free mean to you? Because ये है ना, बहुत ही customized definition होती है। हर किसी के लिए financial freedom के मायने अलग-अलग होते हैं। आपके लिए क्या मायने हैं? So मेरा एग्जाम्पल, मुझे लगता है मैं 100 साल तक जीऊंगा। Really? उससे भी ज्यादा जिए आप। तो मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट 100 साल तो जीने वाला हूँ। तो मैं 35 को अगर रिटायर होने का सोचता हूँ, मतलब मैं फाइनेंशियली फ्री होने का सोचता हूँ, तो मेरे पास 65 इयर्स और होंगे। तो मैं 65 इयर्स तक घर में बैठे बिना काम करे, क्या हर महीने एक जो मेरा एक्सपेंस मेरे दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 लाख रुपए है, तो क्या मैं हर महीने 2 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कमा सकता हूँ बिना काम करे या ना? जब मैंने वो अचीव कर लूंगा मैं, वो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का पॉइंट होगा कि मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं, मेरे पास जो पैसा आ रहा है मेरे एक्सपेंसेस के लिए, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, मुझे उसमें मेरा मैन आवर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे ये जानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका ये गोल है, जिसके मुताबिक आपने अभी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो शुरू कर रखी हैं। अब इसके बीच में, अब 35 जब तक आप होंगे, उसके पहले भी तो कुछ गोल्स हैं ना जो आप पूरा करना चाहते होंगे, जो आपने अपनी बकेट लिस्ट में शामिल किए होंगे। मैं बता दूं सबको कि राज मुझे कह रहे थे कि उनकी काफी क्रेजी बकेट लिस्ट है। मैं जानना चाहती हूँ क्या है वो बकेट लिस्ट, और उनको पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या है? ओके, सो एक काफी इंटरेस्टिंग बकेट लिस्ट है, बिकॉज मेरे घर वालों ने, किसी ने भी आज तक कभी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं किया है। ओके। तो मेरे लिए बकेट लिस्ट है कि इंडिया से लॉन्गेस्ट फ्लाइट जो होती है, सबसे लंबी होती है, वो ब्राजील के लिए होती है। तो स्ट्रेट फ्लाइट ब्राजील के लिए होती है। तो मुझे मेरे पूरे परिवार वालों के साथ ब्राजील वेकेशन पे जाना है फर्स्ट क्लास में। एंड फर्स्ट क्लास के बाद मेरे पूरे प्रेसिडेंशियल स्वीट मेरा ट्रिप होना चाहिए। दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू डू इट फॉर माय पेरेंट्स एंड माय सेल्फ। दैट इज वन थिंग। तो ये मेरा एक बकेट लिस्ट में है, जहां हम लोग जाके सिर्फ वहां जाके जू में जानवर देखेंगे, बट एक फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस देना चाहता हूं मैं उस चीज के लिए। दैट इज वन थिंग। So that's very interesting. That's like really good. Second is, एक मेरा bucket list में है that I want to throw India's biggest educational festival. Okay, so, this sounds very interesting. You mean financial education festival? I mean, I would say just personal growth education. Okay. It doesn't have to be finance. Okay. तो ऐसा कोई फेस्टिवल जहाँ पे म्यूजिक और पढ़ाई, जहाँ पे फन और पढ़ाई सब लोग हम मिक्स कर रहे हैं और एक बड़ा फेस्टिवल हो। अच्छा। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कभी कहीं देखा नहीं है ऐसे मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है वो बोरिंग है, तो उसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं करोड़ों रुपए स्पेंड करने वाला हूँ। तो वो एक मेरी बड़े बकेट लिस्ट में है। मुझे नहीं पता वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, बट दैट इज वन एक्सपेरिमेंट आई वांट टू डू फॉर माय लाइफ। उस उम्र तक आप प्रॉफिट के परे जा चुके होंगे। आई डोंट थिंक वो आपके लिए मायने रखेगा, बिकॉज आप प्रॉफिट और आपकी कमाई कहीं और से हो रही होगी। बहरहाल, जब मैं राज से बात कर रही थी तो मेरा एक सवाल शो पर लाने से पहले ये था कि आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ एस्पेक्ट मैं चाहती हूँ कि राज आप शो पर दिखाएं। तो उस पर राज ने मुझे बहुत कूलली कहा कि मैं तो बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, बट बातों बातों में एक चीज़ उन्होंने मुझे कही है कि इन्होंने अपनी पहली टेडेक्स की जो स्पीच थी ना, उसमें एक रैप गाया था, और वो आज अपने फॉलोअर्स के लिए जो उन्हें टीवी पर देख रहे हैं और हमारे दर्शकों के लिए वो रैप गाने वाले हैं। तो प्लीज ओवर टू यू राज। मैं गा नहीं सकता, मैं बता दूंगा। रैप की जगह, रैप का मतलब होता है रिदम एंड पोएट्री। ओके। तो मैं उसको सैप बना देता हूँ, स्पीच एंड पोएट्री। इंटरेस्टिंग। ओके। तो वो उसका मतलब ये था कि क्या जो मैं बोलता हूँ, क्या यही सिर्फ चीजें हैं जो लोगों को चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? तो उसका आंसर था नहीं।
तो फिर लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए लाइक पीपल नीड टू रन. सो मैं रन से स्टॉप नहीं कर सकता. सो इसकी वजह से मैंने एक थोड़ा सा लिखा था उसके आगे दैट इन ऑर्डर टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ यू नीड टू रन. Run, stun, have fun, jump, dump, trump, laugh, scale up the graph on my behalf, read, bleed, lead, cry, fly, go really, really high, plan, scan, build my own clan in such a short span, ride, bite from morning till night, become my own knight and fight. Fight for the dreams I have, do everything I can, become better than who I am, pick up trash cans, help every man. I don't know how will I, whether I can't or I can, but I will because I want to. Do you want to? That's the question you got to ask yourself. That's it. Do you want to? And the answer should be yes. और इसी नोट पे हम कह सकते हैं कि 2022 का जोश फिलहाल मिलेनियल्स इन्वेस्टर्स के बीच में तो काफ़ी हाई है. राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो पर आए, आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया और अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें हमारे साथ शेयर की जो कि काफ़ी प्रेरणादायक रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मनी मंत्रा टुडे. थैंक यू. Thank you so much for inviting.